गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है, अपना जो यूपी ट्रिपल सी एएनएम क्लास को लेकर नया सीरीज चल रहा है पी वाई क्यू का। ठीक है, पी वाई क्यू का सीरीज चल रहा है। हम 5000 प्रश्नों का सीरीज लेके चल रहे हैं। ये 5000 प्रश्न ऐसे कोई मामूली प्रश्न नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले 10 साल के जितने भी एनएम के पेपर हुए हैं, हर एक राज्य में उन सभी पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 5000 प्रश्न का सीरीज है। अगर ये हम 5000 प्रश्न पढ़ा देते हैं, ठीक है, वीडियो में, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, ये क्लास नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। 2 क्लासे में हमने जो पढ़ाया है, लगभग आपका ये तीसरा चैप्टर पढ़ ही रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज से पिछले 10 सालों में विभिन्न प्रकार के जो राज्यों में एनएम का पेपर हुआ था, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज की वीडियो में हमारी क्लास की खूबी ये रहती है कि हम चैप्टर वाइज क्लास को देते हैं। चाहे अगर हम एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं तो चैप्टर वाइज ही पढ़ाते हैं। और ये क्लास तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद प्रश्न नहीं सेट किया है, ये एग्जामिनर खुद प्रश्न तैयार करके दिया है, समझ जाओ आप, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, कोई अपने से क्रिएट नहीं किया गया है। तो आपके लिए हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा और खुद से पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया करिए, क्योंकि वीडियो को हम प्रीव्यू मतलब एक प्रकार से लाइव ही समझ सकते हो। आपकी लाइव ही चल रहा है तो आपके कमेंट दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट नहीं दिखता है, आप जो उत्तर दे रहे हो सब कुछ देखते हैं। बस वहाँ पे ये है कि तुरंत रिप्लाई दे नहीं सकते हैं। इस तरीके से हम वीडियो को सेट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हम आपको अच्छे से पता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट किए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का तीसरा चैप्टर चल रहा है हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज से। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है केरला पीएससी में। ठीक है, केरला पीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थापित करने की दिशा में पहला कदम क्या है। जो भी हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, आपका नाम ही है चैप्टर ना, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, तो जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं के संदर्भ में जो पॉलिसीज आई थी, जो प्रोग्राम्स आए थे, तो उन्हें स्थापित करने की दिशा में पहला कदम क्या है। कहने का मतलब ये हुआ। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, इज द फर्स्ट स्टेप स्टेबलिंग हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि रिसर्च, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि हेल्थ एजुकेशन, और चौथा ऑप्शन है कि हेल्थ प्लानिंग या फिर स्वास्थ्य योजना। तो हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। ये प्रश्न आया हुआ है, इसका करेक्ट उत्तर आपको ऐसे लिखना है, 52 का ए, 53 का ए, कैसे कमेंट करते जाना है। तो देखिए, पहला कदम क्या है, स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थापित करने की दिशा में पहला कदम यही है कि भैया सामुदायिक निदान हो। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर दिख तो ऐसा लग रहा है कि सभी उत्तर होंगे, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा, सामुदायिक निदान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों? ये व्याख्या में यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको व्याख्या जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि व्याख्या से आपकी थियरी पे कमांड और अच्छी हो जाती है। स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने का पहला कदम समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति को समझना। इस प्रक्रिया को सामुदायिक निदान कहा जाता है। इसके माध्यम से समुदाय में कौन कौन सी बीमारियां हैं इसका पता चलता है, कौन से जोखिम कारक हैं इसका पता चलता है, बीमारी का पैटर्न कैसा है इसका पता चलता है, किन कारणों से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं इसका पता चलता है। इन सभी का डाटा एकत्र किया जाता है। सही और सही और समय पर निदान ही आगे की स्वास्थ्य योजना का आधार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53 आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि करतार सिंह समिति ने एनम का पद नाम बदलकर किसके रूप में करने का सुझाव दिया है। जो सैनी बैच हम पढ़ाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ डिस्कस किए हुए हैं। सैनी बैच, जो लोग अभी भी सैनी बैच को नहीं पढ़े हैं, भैया आपको क्लासें तो हो चुकी हैं, नई क्लासें तो हो नहीं रही हैं, सैनी बैच कंप्लीट हो चुका है। 29 अगस्त से हम स्टार्ट किए थे सैनी बैच, तो ये कंप्लीट हो चुका है। लगभग 7 नवंबर को ही हम ये कंप्लीट कर दिए थे सैनी बैच। तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो ऑलरेडी क्लासें हुई हैं वो भी मिल जाएगा। 200 रुपये में आप लेके ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो क्लासें करवा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको इसी सैनी बैच में भेज दिया जाता है, वो भी मिल जाएगा।
अच्छा, 200 रुपये फ़ी है। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 7985160239 इस पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सैनी बैच की पीडीएफ ले सकते हो। बस इतना ही मैसेज करना है। व्हाट्सअप इसको नंबर सेव करना है, सोदकोम मेडिकल अड्डा प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज से। तो इसको नंबर सेव करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, सर्च करना है और मुझे मैसेज करना है, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस। तो बताइए, करतार सिंह समिति ने एनम का पदनाम बदलकर किसके रूप में रखने का सुझाव किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है और ये पूछा गया है भैया यूपी एनचम 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। यूपी एनचम एनम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रखा इन्होंने, ठीक है। कतार साहब ने एनम का पदनाम ही बदलकर मल्टीपर्पज वर्कर MPHW रख दिया। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और भी व्याख्या में बताया गया कि करतार सिंह समिति 1973 में आई थी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एनम और फीमेल वर्कर के पद को एकीकृत करके नया नाम बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य क्या था भैया? मलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, जलजनित रोग, पर्यावरण स्वच्छता, रोग प्रकोप नियंत्रण सहित सभी कार्यक्रम को एक ही वर्कर द्वारा संचालित करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है और ये एमपीएनएचएम 2023 में आया हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षित व निर्देशित कौन करता है? जो भी आशा वर्कर हैं, ठीक है, इनको ट्रेनिंग और गाइड कौन करता है? ये पूछा जा रहा है। ये एमपीएनएचएम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बता। तो देखिए, मेडिकल ऑफिसर तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी भी नहीं करेगा, आंगनवाड़ी वर्कर तो भी नहीं करेंगे, तो एनम ही करेक्ट उत्तर हो जाए। यहाँ पे और व्याख्या में और भी चीज़ें बताई गई हैं, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पहली बात तो आशा का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और मुख्यतः एनम द्वारा किया जाता है प्रशिक्षण PHC CSC स्तर पर होता है। आशा का कुल प्रशिक्षण अवधि लगभग 200 घंटे होती है। विभिन्न प्रकार की किताबों में ये डाटा अलग है, ठीक है। आशा कार्यक्रम 2005 से लेकर 6 NRHM के तहत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। NRHM का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया, ठीक है, चलिए। NRHM आ गया, ठीक है, NRHM पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए, MPNHM में ये आया हुआ प्रश्न है, जो कि रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2005 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है फुल फॉर्म। अब व्याख्या, इसका व्याख्या ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। NRHM की मुख्य उद्देश्य क्या है NRHM का, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ व सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देना, मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, आसान प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, कई भर्ती परीक्षा में रिपीटेड होता है। कि बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 7 अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना 1948 में 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए यह दिन यह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 57 आपके सामने दिखाई दे रहा है और यह MPNHM एनम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। MPNHM एनम 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है। राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हम हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, जितने भी पॉलिसीज थे उन सभी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 1954 में, ठीक है। 1954 में व्याख्या में आप देखेंगे, 1954 में भारत सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया था ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मिले, स्वच्छता सेवाएं विकसित हों, जल जनित रोग कम हों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, 58 पूछा जा रहा है कि
हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, हेल्थ प्रमोशन में कौन सा शामिल नहीं है, ये भी एमपी एनएचएम एनएम 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है। हेल्थ प्रमोशन एक व्यापक प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य के निर्धारकों, ठीक है, पर कार्य करता है, समाज की सहभागिता को बढ़ाता है, जोखिम कारकों को कम करता है, लेकिन यह गलत है कि पूरे विधि का प्रयोग नहीं करता, ठीक है, कंप्लीमेंट्री मेथड का प्रयोग नहीं करता है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है वो आपका सही हो जाएगा, सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी, और ये भी एमपी एनएचएम एनएम 2023 में पूछा गया था, कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है। आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं, आपको देखना है ये वाला है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। तो आप बताओगे कि सर यूनिसेफ तो हमने पढ़ा है, रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, FAO भी है, लेकिन ये नहीं है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन सब का मुख्यालय आपको अच्छे से पता है, FAO का रोम में है, यूनिसेफ का पता ही है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी का पता ही है। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि ICCW राष्ट्रीय स्तर की भारतीय संगठन है, जबकि FAO UN की विशेष एजेंसी है, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की बाल कल्याण एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, 60 नंबर पे पूछा जा रहा है कि भैया एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या कवर करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही क्लोज बनाए गए हैं, तो इसमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, आशा की बात नहीं हो रही है, आशा की बात नहीं हो रही है, ठीक है, आंगनवाड़ी की बात हो रही है। तो आंगनवाड़ी लगभग 500 से लेके 1000 की जनसंख्या पे रहती है, लेकिन 500 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 1250 है नहीं होगा, 3000 है ही नहीं, 2000 होगा ही नहीं, 500 से 1000 होता है, तो 1000 यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। झारखंड एनम में ये प्रश्न 2019 में बना हुआ था। व्याख्या में यहाँ पे क्लियर किया गया है कि एक समान आंगनवाड़ी केंद्र 500 से 1000 की जनसंख्या कवर करती है, ग्रामीण क्षेत्र में 400 से लेकर 400 से लेकर 800 के बीच में, और शहरी क्षेत्र में 500 से लेकर 1000। और वहीं पे मिनी आंगनवाड़ी की बात करें तो 300 से लेकर 500 जनसंख्या पे कवर करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का प्रश्न है, तो राजस्थान से ही पूछा गया है कि भैया राष्ट्रीय योजना में जन्म पर दी जाने वाली राशि कितनी है, ठीक है, ये राशि राजस्थान में ही है, तो 2500, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 50,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त 2500 रुपये जन्म पर, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बढ़िया प्रश्न बन गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप ड्यूटी करेंगे तो आपको इसी ऐप पे भी काम करना पड़ेगा। अनमोल ऐप का उपयोग कौन करता है, ये एमपी एनएम में पूछा गया था 2019 में, तो एनएम, ठीक है, अनमोल ऐप का इस्तेमाल एनएम करती है। अनमोल का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अनमोल एक्सेलेंस मिडवाइफ ऑनलाइन ऐप, ठीक है, एनम अनमोल मतलब ANM एक्सेलेंस मिडवाइफ ऑनलाइन ऐप एनम द्वारा उपयोग किया जाता है। इससे गर्भवती महिला का पंजीकरण, शिशु टीकाकरण, ठीक है, परिवार कल्याण और ग्रामीण जनसंख्या का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, तो ये अनमोल का काम हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 63 पूछा जा रहा है कि ये भी एमपी एनएम में आया हुआ प्रश्न है कि होम विजिट के दौरान एनएम क्या करती हैं, होम विजिट के दौरान एनएम क्या करती हैं, इनमें से आपको बताना है। तो क्या करती हैं, तो हेल्थ चेकअप, मदर और चाइल्ड, बच्चों और माता का दोनों का हेल्थ चेकअप करती हैं, HbA1c दोनों करती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत व्याख्या में आपको बताया गया है कि गृह मुलाकात में गर्भवती महिला और बच्चे की स्वास्थ्य जांच करती हैं, और HbA1c इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करती हैं, परिवार व समुदाय की जानकारी अपडेट करती हैं होम विजिट के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न 64, अच्छा 64 आपको देखना है कि संचारी रोग से बचने के लिए टीकाकरण करना, परिवार नियोजन के बारे में बताना, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना, आपातकालीन स्थिति और आपदाओं में प्राथमिक उपचार करना। राजस्थान में ये शायद अलग है क्या भाई, उसी प्रश्न है। राजस्थान में PCP-NDT के तहत भी कई महिलाओं को
कुल कितनी राशि दी जाती है? अच्छा, यहाँ पे घुमाया है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है। तो कितना दिया जाता है, ये राजस्थान का राजस्थान इनम में आया था, तो राजस्थान की योजना से पूछा गया था। तो भैया इसका करेक्ट उत्तर 1,00,000। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके भर्ती परीक्षा में ये आएगा भी नहीं। वैसे आप सरसरी नज़र में इसको देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये भी राजस्थान एनएचएम में पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान के मदर मिल्क बैंक परियोजना का क्या नाम है, ठीक है। इसका क्या नाम है, आंचल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि हम पिछले 10 साल का राज्य का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हर एक राज्य इंक्लूड है, इसलिए हर एक राज्यों से प्रश्न यहाँ पे दिखाई देने आपको। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा बच्चों को क्या वितरित किया जाता है, तो क्या वितरित किया जाता है, आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना। तो आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा बच्चों को क्या वितरित किया जाता है, THR, ठीक है। नया वर्ड है, इसका मतलब होता है टेक होम। अब देखिए ये ICDS जो प्रोग्राम है, ठीक है, ICDS योजना के तहत बच्चों को जो पूरक आहार दिया जाता है उसी को THR बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ पे व्याख्या में तो पता चल ही जाएगा कि होता क्या है। THR ICDS योजना के तहत दिया जाने वाला पूरक पूरक पोषाहार है। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण सुनिश्चित करना है, ठीक है। समझ में आ गया THR क्या है, नया वर्ड था तो इसलिए बता दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग किसका हिस्सा है? ये प्रश्न पूछा गया है GPSSB MPHW में 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग किसका हिस्सा है? अच्छा, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब फ्यूचर में मान लीजिए जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, मुख्य सेविका की वैकेंसी आएगी तो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मुख्य सेविका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जब भी आप कभी देखे होंगे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको जो भी मिलता है उनके ऊपर बैग मिलता हो या फिर जो पजेरी वितरित किया जाता है, जो भी चीज़ें मिलता है पैकेट में सीधा लिखा रहता है महिला एवं बाल विकास विभाग। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, ये किसका हिस्सा है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है महिला एवं बाल विकास विभाग का हिस्सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। व्याख्या में देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ICDS WCD ICDS कार्यक्रम चलाता है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आधारभूत कार्यकर्ता होती हैं, पोषण, प्री स्कूल और शिक्षा और मातृ शिशु देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लड़कियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो लड़कियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए भैया SSY, ठीक है, SSY सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान NHM 2016 में आया हुआ था। इसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। यह बालिकाओं के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे उच्च ब्याज दर वाली सरकार बचत योजना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि JSY के अंतर्गत आशा का कर्तव्य क्या है? JSY के अंतर्गत आशा का कर्तव्य क्या है? ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? और ये राजस्थान NHM 2016 में आया हुआ है। तो ये सभी हैं, इनमें से सभी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्याख्या में बताया गया कि भैया JSY जननी सुरक्षा योजना में आशा का कार्य गर्भवती का समय पर पंजीकरण करना, प्रसव हेतु स्वास्थ्य सुविधा तक ले जाना, प्रसव बाद जांच करवाना, संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना, ये सभी हो गया आशा का कार्य JSY योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है और ये राजस्थान इनम 2016 में आया हुआ है। तंबाकू उत्पाद पैकेट पर कौन सी सावधानी चेतावनी लिखी होती है? ठीक है, तो कौन सा लिखा होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तंबाकू, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये ओल्ड प्रश्न है, उस समय वो चीज़ें थी, अब तो तंबाकू से कैंसर होता है ये लिखा रहता है, लेकिन 2016 में ये लिखा रहता था। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू उत्पादों पर नई सावधानिक चेतावनी, ये 2016 की बात है। तंबाकू डेडली, तंबाकू जानलेवा है, अनिवार्य रूप से अंकित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है बेसिक जानकारी के लिए। बाल स्वास्थ्य जांच एवं शीघ्र कार्रवाई से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? तो कौन सा कार्यक्रम है जो बाल स्वास्थ्य जांच एवं शीघ्र कार्रवाई से संबंधित है?
तो कौन सा कार्यक्रम है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये भी राजस्थान एएनएम में 2016 में पूछा गया। तो आरबीएस के प्रोग्राम ही है, ये आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आशा के ऑनलाइन भुगतान में सहायक है, ये भी राजस्थान एएनएम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो आशा सॉफ्ट के नाम से अभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, तो एड्स कंट्रोल है, ठीक है, राष्ट्रीय ये है। टीबी कंट्रोल है, ठीक है। आरसीएस प्रोग्राम है, लेकिन शुभ लक्ष्मी योजना ये नहीं है, राष्ट्रीय कार्यक्रम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में बताया गया है कि शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान सरकार की राज्य योजना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। ये बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 74 आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि भारत पोलियो मुक्त है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा, ये भी राजस्थान 2016 में आया हुआ प्रश्न था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपीवी डोज आर स्टिल गिवन एज बिफोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त है, लेकिन संक्रमण फिर आने की आशंका के कारण ओपीवी अभी भी पहले की तरह दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन सा है। आशा पता है, एक आंगनवाड़ी पता है, लेकिन एक और एक का मतलब क्या है। एक और एक का मतलब क्या है सर, ये भी राजस्थान 2016 में आया था। एक और एक का मतलब है एनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ट्रिपल ए टीम का मतलब हुआ, एक ए से आशा, दूसरे ए से आंगनवाड़ी, तीसरे ए से एनम, ठीक है। ये तीनों मिलकर गांव में सभी मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि भैया कतार सिंह समिति ने एमपीएचडब्ल्यू की सिफारिश कब की। कतार सिंह कमेटी ने कब इसको रिकमेंडेड किया एमपीएचडब्ल्यू को। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1973। ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो दूसरे भर्ती परीक्षा में पूछा था, ये दूसरे भर्ती परीक्षा में आया हुआ है 2022 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हमने बताया ना, एनम को पद नाम बदलकर इन्होंने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रख दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा वातावरण बनाना जिसमें किसी व्यक्ति की बीमारी न हो, किस प्रकार की रोकथाम है। तो ये आपको बताना है कि ऐसा वातावरण बनाना जिसमें किसी व्यक्ति की बीमारी ना हो, किस प्रकार की रोकथाम है। ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, जीपीएसएसबी में पूछा गया हुआ ये प्रश्न, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक रोकथाम, ठीक है। ओ सॉरी, डी क्या है भैया, प्राथमिक है, अच्छा प्राथमिक रोकथाम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्राइमरी प्रिवेंशन प्राथमिक रोकथाम में आता है ये। अच्छा, यहाँ पे प्रिवेंशन का मतलब आमतौर पर तीन मुख्य स्तरों में ये बांटा जाता है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। इन्हें समझना आसान है अगर हम उदाहरण के साथ देखें तो। प्राथमिक रोकथाम का मतलब इसका उद्देश्य बीमारी होने से पहले रोकना, तरीका जोखिम घटाना और रोग प्रवेश के अवसर को दूर करना। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे कि टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पोषण सुधार, मच्छरदानी का प्रयोग, सिगरेट न पिलाना, पर्यावरण सुधार, हेल्थ एजुकेशन, ये हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। आपके प्रश्न में ऐसा वातावरण बनाना जिसमें किसी व्यक्ति की बीमारी न हो, यह बिल्कुल प्राथमिक रोकथाम का विचार है। पर्यावरण, स्वच्छता, साफ पानी, वेंटिलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट आदि से लोग बीमारी से बचे रहते हैं, इसलिए प्राथमिक रोकथाम सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, इसका उद्देश्य बीमारी के शुरुआती चरण में पहचान कर शीघ्र उपचार कहनी, ताकि बीमारी आगे न बढ़े। तरीका स्क्रीनिंग, जैसे कैंसर स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, प्रारंभिक उपचार। और तृतीय रोकथाम में क्या होगा, उद्देश्य बीमारी के बाद जटिलताओं, विकलांगता को कम करना, पुनर्वास, ठीक है। पुनर्वास तो आपको अच्छे से पता है। यहाँ तरीका क्या है, फिजियोथेरेपी, दीर्घकालिक देखभाल, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये हो गया। इसीलिए पर्यावरण बनाना जिससे व्यक्ति बीमार न हो, प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, DSSB एनएम 2019 में आया हुआ प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्वास्थ्य देखभाल की विशेषताएं इनमें से किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रासंगिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा।
व्याख्या में हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की समान विशेषता और मानदंड जो अक्सर उपयोग किए जाते हैं वे निम्न प्रकार से उपलब्ध हैं। पहला हो गया कि उपलब्धता, दूसरा हो गया कि पहुंचनीयता, तीसरा हो गया कि स्वीकार्यता और तीसरा चौथा हो गया सुलभता मतलब आसानी तरीके से मिल रही है। उसके बाद पर्याप्तता, उपयुक्तता, ठीक है, प्रभावशीलता, निरंतरता, गुणवत्ता इत्यादि। उपलब्धता मतलब कि सेवाएं मौजूद हैं या फिर नहीं है, क्या स्वास्थ्य केंद्र दवाएं कर्मचारी उपलब्ध हैं कि नहीं है। और यहाँ पे उपयुक्तता मतलब कि दी जाने वाली सेवाएं क्लिनिक रूप से उपयुक्त हैं, स्थानीय ज़रूरत के अनुकूल हैं कि नहीं। पर्याप्तता मतलब साधन, कमी, उपकरण, सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं। ये आप PDF भेज दूंगा तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे नोट में बताया गया कि व्यवहारिक तौर पर प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। प्रोग्राम रिविलेंस पर DSSS जैसी परीक्षाओं संदर्भ में विकल्प ए को असंगत माना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि भैया बताना है कि किस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा NMMCH सेवाएं देती हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान NHM में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई जन स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ई औषधि, ठीक है। भारत के कई राज्यों में मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तरीके से प्रदान व ट्रैक करने के लिए मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। ई जन स्वास्थ्य ऐसे प्लेटफॉर्म का उदाहरण है जिसका उपयोग एनम, आशा, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेवाओं के रिकॉर्ड, ANC, PNC फॉलोअप, टीकाकरण, मॉनिटरिंग, घर आधारित देखभाल नोट्स आदि के लिए करते हैं। ऐप में एनएम को मरीज का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण की तिथियां, NCD, नवजात की जानकारी, रेफरल स्टेटस आदि दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इससे डेटा से रियल टाइम में हेल्थ सिस्टम तक पहुंचा जाता है, जिससे सरकारी योजना के तहत लाभ और निगरानी आसान हो जाती है। अन्य विकल्प यहाँ पे गलत हैं, बताया गया है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पूछा जा रहा है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बीमारी का उन्मूलन किसे कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र बीमारी का उन्मूलन हो जाना क्या कहलाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है, ये भी राजस्थान इनम 2016। तो उन्मूलन का मतलब ही होता है एलिमिनेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में आप देख सकते हैं पूरा तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। हर के बारे में एलिमिनेशन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, देश, क्षेत्र से रोग के मामलों का समाप्त होना या फिर बहुत कम स्तर पर आ जाना कहलाता है। पर वैश्विक स्तर पर रोग मौजूद हो सकता है। उदाहरण, किसी देश में पोलियो के मामले शून्य कर देना देश में पोलियो का एलिमिनेशन कहलाता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, रोग को फैलने की प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कहते हैं। सर्विलांस मतलब निगरानी, बीमारी की घटनाओं पर निरंतर निगरानी रखना। इन्फेस्टेशन कीट परजीवी के कब्जे का शब्द है, जैसे कि स्किन पर कीड़े, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बीमारी का उन्मूलन एलिमिनेशन कहलाता है किसी वैश्विक क्षेत्र के लिए, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस स्वास्थ्य संस्थान ने PPP मॉडल पर लिया गया है। हाल ही में किस स्वास्थ्य संस्थान को PPP मॉडल पर लिया गया है। ये भी राजस्थान एनएम 2016 का प्रश्न आया हुआ है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PSC। व्याख्या में हम अच्छे से समझेंगे। PSC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग का एक ढांचा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और संचालन क्षमता बढ़ाना है। हाल के वर्षों में कई राज्यों और केंद्र ने PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर को PPP के माध्यम से सुदृढ़ करने की पहल की है, खासकर जहां सरकारी संस्थान सीमित हों या फिर संचालन दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता हो। क्यों PSC पर क्यों PPP मॉडल है, तो ये भी जानना जरूरी है। PSC देखिए, PSC स्तर पर रोजमर्रा की सेवाएं, आउटडोर टीकाकरण, गर्भवती पंजीकरण, सामान्य इलाज प्रदान करने की जरूरत होती है और निजी भागीदारी से ऑपरेशन गतिविधियां, कर्मचारी, IT सपोर्ट सर्विसेज बेहतर की जाती हैं। इसलिए PSC पर PPP मॉडल अपनाया जाता है। निजी क्षेत्र से टेक्नोलॉजी प्रबंधन क्षमता, संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण कवरेज क्षेत्र में सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए PSC को PPP मॉडल अपना रहे हैं।
ट्रिपल पी मॉडल से एम्बुलेंस, लैब सर्विसेज, आईटी सिस्टम, आउटसोर्स क्लिनिक आदि सहज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दें, सीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ट्रिपल पी की योजनाएं कभी कभी लागू होती हैं, पर प्रश्न में दिए गए परीक्षा के संदर्भ के अनुसार हालिया दौर में पीएससी को ट्रिपल पी मॉडल पर लेने का उदाहरण प्रमुख था, इसलिए ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नर्स एक नई नर्स को यूनिट के बारे में बता रही है और स्रोत उन्मुख चार्टिंग की व्याख्या कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्रोत उन्मुख चार्टिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है उड़ीसा एनम में 2023 में, लेटेस्ट प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुशासनात्मक आधार पर रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पृथक करता है, मरीज की समस्याओं पर केंद्रित दस्तावेजीकरण करता है, मरीजों की चिंताओं, समस्याओं, ताकतों का उजागर करता है, दस्तावेजीकरण को सुव्यवस्थित करने हेतु डिजाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासनात्मक आधार पर रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पृथक करता है, इसलिए उन्मुख चार्टिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन यही करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुशासनात्मक आधार पर रोगियों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड पृथक करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये उड़ीसा एनएम में पूछा गया, ये व्याख्या दिया गया है प्रॉपर तरीके से, ये पढ़ लेना व्याख्या अच्छे से, पीडीएफ जब भेज देंगे आपके पास पहुंच ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ESIC एनएम 2016 में आया हुआ प्रश्न है, इनमें से कौन सा पेट का कीड़ा नहीं है जो पीने के पानी को असुरक्षित बना देता है? बहुत आसान प्रश्न है। अर्थवर्म करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी कीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केला PSC एनएम 2024 में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, लेटेस्ट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भारत में अंधेपन का सबसे समान कारण क्या है? तो मोतियाबिंद ये आपको हम बता ही दिए हैं। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अब मोतियाबिंद के बारे में डिटेल से यहाँ बताया गया है। ठीक है, व्याख्या में, भारत में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है। लगभग 60 से लेकर 70% केस यह आँख के लेंस में प्रोटीन के जमा होने से होता है। लेंस धुंधला हो जाता है और आँख में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। मुख्य कारण एज बढ़ना, ठीक है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश का संपर्क, डायबिटीज़, स्टेरॉयड का उपयोग, अन्य विकल्प गलत हैं। ठीक है, विटामिन ए डिफिशियंसी बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल अल्सर जैसे रोग देते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, BTSC एनम में आया हुआ प्रश्न है। BTSC एनम 2024 में पूछा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत जीवन शैली, अनुवंशिकी। यहाँ पे बात क्या किया गया है? सामाजिक निर्धारक है। व्यक्तिगत जीवन शैली, अनुवंशिकी या फिर पर्यावरण में सूक्ष्मजीव या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, ये इंपॉर्टेंट है। आपके भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा के रखना इसको। ठीक है, 85 को। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुवंश जेनेटिक। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जेनेटिक प्रवृत्ति यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। हाँ देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों करेक्ट हो जाएगा व्याख्या में हम समझेंगे। देखिए, सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ वे सामाजिक आर्थिक कारक हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि शिक्षा, आय, रोजगार, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक प्रमुख सामाजिक निर्धारक है, क्योंकि समय पर, यहाँ पे देखिए बताया गया ना, अब हमने तो बता दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ये एक प्रमुख सामाजिक निर्धारक है। क्यों? क्योंकि समय पर उपचार मिलेगा, टीकाकरण, एएनसी, प्रसव, पोषण जैसी सेवाएं मिलेंगी, बीमारी जटिल नहीं होगी। अन्य विकल्प क्यों गलत है? अन्य विकल्प अच्छा क्यों गलत है ये भी बताया गया है। व्यक्तिगत निर्धारक जो हो गया ये जीवन शैली, अजैविक निर्धारक ये जेनेटिक हो गया, और माइक्रोबियल ये पर्यावरणीय निर्धारक हो गया। ठीक है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं आपके। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, ये भी BTSC बिहार एनएम में पूछा गया है 2024 में। एंजाइना मतलब छाती दर्द के लिए जो आप नाइट्रोग्लिसरीन की अनुशंसित प्रारंभिक खुराक है, ये क्या है एडल्ट के लिए? ठीक है, एडल्ट के लिए खुराक क्या है पूछा गया है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 0.4 mg
और भी सबलिंगुअल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंजाइना मतलब हृदय में रक्त की कमी के कारण होने वाला छाती का दर्द है। नाइट्रोग्लिसरीन ठीक है एक वैसोडाइलेटर है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर हृदय पर कार्यभार कम करता है। आपात स्थिति में सबसे तेज असर देने के लिए इसे जीभ के नीचे ठीक है सबलिंगुअल दिया जाता है। मानक खुराक 0.4 mg/SL एवरी पर 5 मिनट, अधिकतम 3 डोज। अन्य विकल्प गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। BTSC एनएम 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक स्टॉक को इंडेटेड मेंटेन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। इंडेटेड इंडेट व मेंटेन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, आवश्यक वस्तुओं का बजट व भंडारण क्षमता के अनुसार संतुलित करना है। ये आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंडेटिंग इंडेटिंग और स्टॉक मैनेजमेंट का उद्देश्य दवाइयों की कमी ना होने देना, एक्सपायरी दवाइयों का ना होने देना, बजट बर्बाद ना करने देना, ये सभी उद्देश्य हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नीड वर्सेस बजट, स्टोरेज कैपेसिटी का संतुलन। ठीक है, एनम को ये सुनिश्चित करना होता है कि भैया जितनी आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में ऑर्डर करें। ठीक है, PSC CSC में जगह सीमित होती है, बजट भी सीमित होता है, एक्सपायरी का जोखिम रहता है, इसलिए विकल्प डी सर्वोत्तम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। BTSC एनएम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो किस सिद्धांत को दर्शाती है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया सिस्टम प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या में आप देख लेना क्यों करेक्ट है। ये 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता कम करना, मेडिकल कॉलेजों में एम्स जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ाना, इलाज की क्वालिटी में सुधार करना। ये सभी कार्य विभिन्न तंत्र सिस्टम जैसे स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन, ठीक है, वित्तीय तंत्र, रेफरल तंत्र को जोड़कर किए जाते हैं। इसलिए PMSSY की रणनीति सिस्टम प्रिंसिपल को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न BTSC एनएम 2024 में आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य में समानता का सिद्धांत किसको संदर्भित करता है। समानता का मतलब भैया सभी को समान संसाधन देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जनसंख्या सभी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए। बी सही है भाई, बी सही है। विभिन्न जनसंख्या समूह को जो अच्छा समान संसाधन वितरण, ठीक, आधार पर संसाधन वितरण, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, समानता का अर्थ हुआ समान वितरण नहीं है। ठीक है, जिससे जितनी जरूरत हो उसे उसी हिसाब से संसाधन दिए जाते हैं। ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, गर्भवती महिलाओं को अधिक सेवाएं, कुपोषित बच्चों को, क्योंकि गर्भवती को ज़्यादा जरूरत होती है तो अधिक सेवाएं देना चाहिए, कुपोषित बच्चों को विशेष पोषण देना चाहिए, बुजुर्ग और विकलांगों को अतिरिक्त सहायता देना चाहिए। इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है केरला PSC एनएम में ये 2021 में प्रश्न आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि BFHI, ठीक है, WHO यूनिसेफ द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भैया 1992 हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत बार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1992 WHO और यूनिसेफ ने 1992 में इसको शुरू किया था। लक्ष्य क्या था इसका, स्तनपान को सुरक्षित, प्रोत्साहित और संरक्षित करना, प्रसूति संस्थानों में माताओं का सहयोग करना। ठीक, ये सभी लक्ष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केरला PSC एनएम 2021 में आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग की रीड क्या है। तो क्या है भैया, होम विजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उत्तर पहले ही दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले अब देखिए व्याख्या देखिए, होम विजिट वह प्रक्रिया है जिसमें एनएम CHN, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याएं पहचानती हैं, परिवार की स्थिति समझती हैं, शिक्षण देती हैं, उपचार रेफरल करती हैं। यह ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सबसे प्रभावी सेवा है, इसलिए बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग होम विजिट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये भी पूछा है, केरला PSC एनएम 2021 में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भैया बताना है कि ब्लॉक स्तर पर स्थानीय स्वशासन कौन सा है।
इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तर पर स्थानीय स्वशासन कौन सा है इनमें से? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केला पीएससी एनम 2021 में आया हुआ है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अगर यहीं पे ग्रामीण समुदाय गांव और समुदाय बोला गया होता तब उसका उत्तर अलग रहता है। गांव और समुदाय बोला जाता तब आप सब सेंटर पे जाते, लेकिन यहाँ पे समुदाय और चिकित्सा अधिकारी बोला गया, चिकित्सा अधिकारी। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? पीएससी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीएससी में मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, ठीक है, स्टाफ नर्स रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, हेल्थ सुपरवाइजर, ठीक है, सेवाएं देते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केला पीएससी इनम 2021 में ही आया हुआ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक संबंधों का जाल किसे कहा जाता है? सामाजिक संबंधों का जाल किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी की अवधारणा को प्रस्तावित करने वाली समिति कौन सी है? ठीक है, तो ये भी एमपी एनम 2017 में प्रश्न आया हुआ है। तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कई बार। करतार भाई साहब आए थे ना, इन्होंने ही एनम का नाम बदल कर, पद नाम बदल कर क्या रख दिया? बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है, 1973 में सुझाव दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा बताया गया है इनके अनुसार। महिला स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य सहायिका या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम जो है, इनका नाम बदलकर मल्टीपर्पज फीमेल हेल्थ वर्कर रखा गया और पुरुष का भी नाम इन्होंने बदल दिया, ठीक है। मलेरिया, टीबी, स्मॉल पॉक्स आदि के अलग अलग कार्य को एक कर्मचारी संभालेगा, इन्होंने कहा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय जोखिम कारक का उदाहरण है? अपरिवर्तनीय जोखिम कारक का उदाहरण है। अच्छा प्रश्न है, 96 ये भी पूछा गया है एमपी एनम में। कहाँ पूछा गया है सर? एमपी एनम 2017 में ये प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय जोखिम कारक का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुवांशिकता एक अपरिवर्तनीय जोखिम कारक है। विस्तृत व्याख्या में हम समझेंगे कि वे कारक जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे कि आयु हुआ, ठीक है, आयु हुआ, लिंग हुआ, ठीक है, वंशानुगत विशेषताएं। अब देखिए, अनुवंशिकता में माता पिता से संतान में जीन के माध्यम से गुण आते हैं जो बदले नहीं जा सकते, इसलिए आपका उत्तर अनुवंशिकता हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यह प्रमुख कारक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु होम विजिट के तथ्य निष्कर्ष चरण की विशेषता है। दरवाजे पर पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु होम विजिट के तथ्य निष्कर्ष चरण की विशेषता है। आपको उत्तर बताना है। किए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, या फिर व्यक्तियों एवं परिवार की आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर अगली यात्रा की योजना बनाना। अब ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ये बीटीएससी एनएम में पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1 और 2 सही है, बी वाला बोल रहा है केवल 1 सही है, सी वाला बोल रहा है 2 और 3 सही है, और डी वाला बोल रहा है 1, 2 व 3 तीनों सही है। तो बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? जब प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बन जाएंगे तो फिर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेंगे। होम विजिट के तथ्य निष्कर्ष चरण की विशेषता है, तो किए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र, ये तो होगा ही होगा भैया, ठीक है। और दूसरी बात, व्यक्तियों और परिवार की आवश्यकताओं की पहचान, ये भी इसी उद्देश्य से जाते हैं, तो ये और दोनों सही होगा। और तीसरा बोला जा रहा है अगली यात्रा की योजना बनाना, ये तो बकवास ऑप्शन, बकवास बात है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल 1 और 2 तथ्य निष्कर्ष चरण से संबंधित है। विस्तृत व्याख्या, होम विजिट, ठीक है, गृह भ्रमण में फैक्ट फाइंडिंग का अर्थ है क्षेत्र का नक्शा बनाना, परिवार की समस्या व फिर आवश्यकताओं की पहचान करना, अवलोकन व जानकारी एकत्र करना,
अगली यात्रा की योजना प्लानिंग नेक्स्ट विजिट एक बाद वाला चरण है, फैक्ट फाइंडिंग में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन से यहाँ पे आपको करेक्ट उत्तर बताना है इसका। और ये बीटीएससी एनएम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बीटीएससी में आया हुआ है, बीटीएससी 2024 में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उसका करेक्ट उत्तर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्न से कौन सा गलत है। गैर सरकारी क्षेत्र में 10% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये ही गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, सब सही है। ठीक है, अब ये व्याख्या आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, अब वीडियो हो रही है ज़्यादा लेंदी, अभी प्रश्न बहुत सारे बचे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बीटीएससी एनम 2024 में आया हुआ है। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्यूट नर्सिंग केयर सीटिंग की विशेषता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि HBYC के तहत आशा द्वारा किए जाने वाले 5 घरेलू दौरों में कौन सा महीना शामिल नहीं है। कौन सा महीना शामिल नहीं है, ये भी बीटीएससी एनएम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वां महीना। HBYC के तहत 5 होम विजिट निम्न महीनों में होते हैं। पहला 3 माह पे, 6 माह पे, 9 माह पे, 12 माह पे, 15 माह पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए 16वां महीना HBYC शेड्यूल में नहीं है। मुख्य रूप से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मुख्य रूप से व्यक्तियों की किस प्रकार की मदद करता है। ये भी आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए इसका ओटी का मुख्य लक्ष्य क्या है। व्यक्ति की दैनिक कार्य करने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, पुनर्वास करना, इंडिपेंडेंस बढ़ाना, मोटर स्किल में सुधार करना। ठीक है जी, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही यहाँ उल्टा सीधा प्रश्न आ गए थे बीटीएससी में। बीटीएससी का पेपर टफ था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घर आधारित प्रसवता देखभाल में अनुशंसित नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, घरेलू स्तर पर ओरल पोलियो वैक्सीन देना अनुशंसित नहीं है। व्याख्या में देखेंगे, नवजात क्या क्या है भैया, होम बेस्ड पोस्टमार्टम केयर में क्या क्या, होम बेस्ड पोस्टमार्टम केयर में क्या क्या शामिल है। नवजात पीलिया का आकलन करना, पेरिनियल स्वच्छता, एग्जियोटॉमी साइट का निरीक्षण करना। ठीक है, काउंसलिंग देना, लेकिन ओपीवी घर पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, इससे केवल रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन में ही दिया जाता है। नेक्स्ट पर देखिए, HBYC के अंतर्गत 5 निर्धारित होम विजिट के लिए आशा को प्रति बच्चे कितने प्रोत्साहित राशि दी जाती है। अच्छा प्रश्न है, तो कितना दिया जाता है सर, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये दिया जाता है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर, तो हर एक प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है वह रोग जो लगातार किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद रहता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये भी आसान प्रश्न है, एंडेमिक डिजीज कहलाता है। ठीक है, स्थानिक रोग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब एंडेमिक पेंडेमिक ये सब चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, व्याख्या में आप पढ़ लेना, सब चीज़ बताया गया है व्याख्या में। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप का गैर परिवर्तन जोखिम कारक नहीं है। ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, परिवर्तन जोखिम कारक नहीं है। तो भैया आयु नहीं है, बाकी मोटापा भी है, धूम्रपान भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन आयु नहीं है। अब ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, PDF भेज देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है, ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक संचार तकनीक जिसमें विशेषज्ञ किसी विशेष पर चर्चा करते हैं और कोई निर्धारित भाषण नहीं होता है क्या कहलाता है, पैनल। ठीक है, पैनल डिस्कशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप इससे करेक्ट हो जाएगा। देखिए पैनल डिस्कशन में एक ऐसी संचार तकनीक है जिसमें कई पैनल मेंबर रहते हैं, किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, कोई भाषण नहीं तय रहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुनर्वास किस रोकथाम स्तर में आता है। पुनर्वास तृतीयक रोकथाम में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आए हुए प्रश्न है भैया।
कोई अलग से यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हम अपने से प्रश्न सेट किए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1983 में, ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न 2021 का ही है, लेटेस्ट है। अभी ये प्रश्न बना था हाल ही में, जो छत्तीसगढ़ में पेपर आया हुआ था, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, 1983 में एनएचपी 2000 में आया, फिर 2002 में आया, फिर 2017 में आया। ठीक है, 2017 की सिफारिश पर ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनएचपी 2017 की सिफारिश पर भी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य क्या है भैया? तो इष्टतम स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, इष्टतम स्वास्थ्य का अर्थ है केवल बीमारी ना होना नहीं है, ठीक है, बल्कि पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संतुलन में रहना। यह स्वास्थ्य का सबसे ऊंचा स्तर है, क्योंकि इनमें फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, ठीक है, सब कुछ शामिल है, सभी को संतुलित करता है। अब ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कितने प्रश्न हुए भाई? ठीक है, बाकी जो भी आपको पढ़ना होगा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो सैनी बैच को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उन्हीं को ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी ये हम 3 चैप्टर आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लगभग 4 वीडियो में। ठीक है, 4 वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगला हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लेके आएंगे, उसके भी पिछले 10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी 100-150 प्रश्न रहेगा। 100 क्या 200 के आसपास प्रश्न है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर अगर व्याख्या सहित आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपके भर्ती परीक्षा में आएगा ही नहीं आएगा। वैसे तो थियरी तो आपने पढ़ लिया होगा, थियरी तो हम बोल ही के ही रखे हैं, थियरी पढ़ी है, लेकिन इस प्रश्न को जो मैं करवा रहा हूँ ये भी थियरी बेस पे ही करवा रहा हूँ, बिल्कुल थियरी जैसा ही बना दे रहा हूँ, क्योंकि व्याख्या इतनी विस्तृत और अच्छे तरीके से दे रहे हैं कि वो थियरी बन जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर पसंद आया होगा प्रश्न तो आप लाइक कर सकते हो, अदरवाइज इच्छा आपकी है, लाइक नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है।